मध्यकालीन भारत से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के इस सीरीज में हम आ रहे हैं। 25-25 का सेट होगा और इस तरीके से हम 100 तक जाएंगे। मतलब 100 क्वेश्चन को हम 4 भागों में बांटेंगे। हर पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अपना एनालिसिस कीजिए। ज़रूरत के हिसाब से हम कुछ बातें ही बताएंगे और साथ साथ इसका आंसर भी हम बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, साम्राज्य का रक्षक निम्न में से किस सुल्तान के नाम का अर्थ है? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, हुमायूं और बाबर। अगर आप सीधे आंसर नहीं जान रहे हैं तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली और बाबर का तुर्की भाषा में अर्थ होता है बाघ। तो ये बी, सी और डी एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब कि साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप। कौन कहता था कि मेरे दास मेरे पुत्रों के समान हैं, जो मेरे मृत्यु के बाद भी मेरी वैभव, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे? अगर इतिहास का सामान्य जानकारी भी आपको है तो इसका आप आंसर कर सकते हैं सिर्फ सोच करके। ऑप्शन देखें, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गोरी। सही उत्तर है इसका मोहम्मद गोरी, क्योंकि मोहम्मद गोरी के कई सारे दास थे। जैसे कि उसमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, नासिरुद्दीन कुबाचा था, ताजुद्दीन एल्दौज था और मोहम्मद गोरी आक्रमण करके लौट जाता था। तो थोड़ा सा अगर इतिहास पढ़े होते तो ये आंसर आपका सही होता है, या आपने पढ़ा है तो सही किया होगा। नंबर 3, हसन निज़ामी एवं फ़ख्र ए मुदब्बिर जैसे विद्वानों को किसने संरक्षण प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और सिकंदर लोदी। इसका सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि फ़ख्र ए मुदब्बिर और हसन निज़ामी उसी के दरबार में थे और हसन निज़ामी ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श मतलब कि लाखों का दान करने वाला बताया था। इसके अलावा ये बात भी जान ले कि फ़ख्र ए मुदब्बिर ने ये बताया था या कहा है कि तुर्कों की सफलता के पीछे जो कारण था वो कारण उसके सैनिक हुआ करते थे, जबकि हसन निज़ामी और मिनहाज उस सिराज ये बताते हैं कि तुर्कों की सफलता के पीछे दैवीय कृपा थी। खैर, तो फ़ख्र ए मुदब्बिर और हसन निज़ामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार से संबंधित थे। नंबर 4, इल्तुतमिश ने अपने किस प्रतिद्वंदी को सिंधु नदी में डूबने के लिए मजबूर कर दिया? बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन एल्दौज, जलालुद्दीन मंगबरनी या फिर नासिरुद्दीन कुबाचा। उम्मीद है आपको सही आंसर पता होगा। इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा को उसने दूसरे बार में हराया था या पराजित किया था और उसके डर से ही जब वो भाग करके सिंधु पार कर रहा था तो सिंधु नदी में डूब करके और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। तो आंसर है डी, नासिरुद्दीन कुबाचा। 5 नंबर, इल्तुतमिश ने किसे सुल्तान तरीकीन की उपाधि दी थी? ये एक प्रकार से धार्मिक और शाही उपाधि है, ठीक है, जो इल्तुतमिश प्रदान करता है। किसको? शेख बहाउद्दीन जकारिया, हमीदुद्दीन नागौरी, शेख जलालुद्दीन तबरीजी और मिनहाज उस सिराज। इसका सही उत्तर है हमीदुद्दीन नागौरी, मतलब कि ऑप्शन बी। यहां पर यह भी जान ले कि शेख बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद दिया था। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, अफगानों के शासनकाल की जानकारी देने वाले निम्नांकित स्रोतों में मखजानी ए अफगानी की रचना किसने की थी? तो पहला बात तो ये कि जो 4 ऑप्शन हैं ये सभी अफगानों के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। उसमें से एक पुस्तक मखजानी ए अफगानी की रचना किसके द्वारा की गई है, ये सवाल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नियामतुल्लाह, ठीक है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसके अलावा शेख रिज़कुल्लाह का जो किताब है वह है वाक़िया ए मुस्ताकी या तारीख ए मुस्ताकी। अब्दुल्ला का जो किताब है उसका नाम है तारीख ए दाऊदी, जबकि अहमद यादगार के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है तारीख ए सलातीन ए अफगान। तो बाकी के विषय में भी मैंने आपको बताया और सही उत्तर सी है, नियामतुल्लाह। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंध के इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं फतहनामा या चचनामा,
तारीख ए मसूदी, फुतूह अल वल्दान और ताज उल माशिर। यहाँ आपको एक से अधिक आंसर को ढूंढने हैं कि सिंध के इतिहास की जानकारी किस किस के द्वारा मिलती है। तो इसमें फतहनामा से या चचनामा से ये जानकारी मिलती है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसका लेखक अज्ञात है, लेकिन कई स्थानों पर अली अहमद कूफी के विषय में कहा जाता है कि उसने ये पुस्तक फतहनामा या फिर चचनामा की रचना की थी। इसके अलावा फुतूह अल वल्दान ये किताब भी सिंध के इतिहास की जानकारी देता है। तो 1 और 3 सही उत्तर है, और फुतूह अल वल्दान का जो रचनाकार हैं उनका नाम है बिलादुरी। बिलादुरी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, तो सही उत्तर है सी। जबकि तारीख ए मसूदी जो है ये अल बहरी के द्वारा लिखा गया है, अल बहरी के द्वारा लिखा गया है, और ये गजनी के जीवन के संदर्भ में जानकारी देता है। जबकि ताज उल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है, और इससे गोरी के द्वारा भारत पर किए गए आक्रमणों की जानकारी मिलती है। नंबर 8, इब्न बतूता के संबंध में कौन सी बात सही है? इब्न बतूता के संबंध में कौन सी बात सही है? पहला, मोरक्को निवासी जो 1333 में दिल्ली आया था, यह सही है कि वो मोरक्को का निवासी था, 1333 में दिल्ली आया था। 2, 1342 में उसे प्रतिनिधि मंडल के साथ चीन भेजा गया, ये बात भी सही है। तीसरा, कि उसने डाक व्यवस्था का उल्लेख किया, ये बात भी सही है। और चौथा में लिखा हुआ कि भारत में चरखे का पहला लिखित विवरण उसने ही दिया, ये इब्न बतूता के लिए सही नहीं है। तो सही उत्तर है आपका बी 1, 2, 3। और यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि चरखे का पहला लिखित साक्ष्य या विवरण कहां से मिलता है। तो ये मिलता है इसामी के द्वारा या मलिक इसामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक फुतूह उस सलातीन से। तो चरखे का पहला बार उल्लेख इसामी ने किया है फुतूह उस सलातीन में। तो 1, 2, 3, 8 का सही उत्तर है। नंबर 9, ख्वाजा या साहिब ए दीवान के पद का निम्न में से किस सुल्तान ने शुरुआत किया था या इसका सृजन किया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है सी, बलबन। ये जो अधिकारी होता था ख्वाजा या साहिब या दीवान, ये आय व्यय का हिसाब रखता था, और या हम लोग ऐसे कहें कि इक्ता, जो इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू की थी, तो जिसको इक्ता मिलता था, तो इक्ता से संबंधित आय व्यय का ब्यौरा रखता था, और इसका विवरण या रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को उपलब्ध कराता था। तो सही उत्तर बलबन है। नंबर 10, किसने कहा है वास्तव में मुगल साम्राज्य का संस्थापक अकबर था, साथ ही वह राजपूत स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता भी था? ऑप्शन देखें आप, विंसेंट स्मिथ, कर्नल टॉड, अब्दुल कादिर बदायूनी और अबुल फजल। इसका सही उत्तर है कर्नल टॉड। राजपूतों के इतिहास के संदर्भ में कर्नल टॉड के द्वारा ही लिखा गया है। तो अगर ये बात भी पता हो, ये स्टेटमेंट आपने नहीं भी पढ़ा हो, तो आप गेस करके अनुमान से कर्नल टॉड का आंसर कर सकते थे। तो 10 का आंसर है बी। अब देखिए हम लोग 11 नंबर, फिरोज शाह तुगलक के समय में निर्मित नहर उलुगखनी था, मतलब इसके बेसिकली विस्तार से संबंधित पूछा गया है कि ये कहां से कहां तक था। इसका सही उत्तर हम सीधे आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर है बी, यमुना से लेकर के हिसार तक 150 मील लंबी थी। और फिरोज शाह तुगलक के समय में जो 5 नहर का निर्माण किया गया था, वो 4 नहर यहाँ पर है, और जो 5वां नहर है वो है घग्गर से लेकर के फिरोजाबाद तक। तो 5 नहर बनवाया था, जिसमें से उलुगखनी जो था वो सबसे लंबा नहर था। जबकि सतलज से घग्गर तक, जो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं, ये 96 किलोमीटर की दूरी तक बनाया गया नहर था, और इसको रजबा नहर कहते थे। तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। कौन सही सुमेलित नहीं है? हर्ब ए सर्ब, सामने लिखा हुआ है सिंचाई कर, ये मैच्ड है। फिरोज शाह तुगलक के समय में ये शुरू हुआ था, और उत्पादन का 10वां हिस्सा सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था, जिसको हर्ब ए सर्ब कहते थे। दारुल सफा
ये खैराती अस्पताल था, ये भी सही है, और ये भी फिरोज शाह तुगलक के समय में ही शुरू हुआ था। उसके बाद ऑप्शन सी को देखें, दीवाने इस्तिहाक और सामने लिखा हुआ है दास विभाग। पहला तो ये जाने कि दीवाने इस्तिहाक भी फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किया था, लेकिन दीवाने इस्तिहाक पेंशन से संबंधित विभाग था। सामने लिखा हुआ है दास विभाग, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सुमेलित नहीं है। दास विभाग का नाम था दीवाने बंदगान, जबकि अद्धा और विक फिरोज शाह तुगलक के समय में ही चलाए गए सिक्के थे। अद्धा हाफ जितल के बराबर होता था, जबकि विक जो होता था वो 1/4 या चौथाई जितल के बराबर होता था। तो ऑप्शन सी 12 के लिए यहां पर आंसर होगा। नंबर 13 को देखें, शासन का प्रमाण पत्र या सुल्तान पद की मान्यता खलीफा से प्राप्त करने वाले सुल्तान थे। 1 2 3 4 करके ढूंढना है। आप इसका आंसर सीधे ऐसे जाने कि खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता 3 सल्तनतकालीन सुल्तानों ने या शासकों ने प्राप्त की है। सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिर फिरोज शाह तुगलक। तो 3 नाम में से यहां पर सिर्फ एक नाम मिल रहा है, इल्तुतमिश, जिसने सबसे पहले यह प्रमाण पत्र हासिल किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि केवल 3 वहां लिखा हुआ है और 3 नंबर पर इल्तुतमिश है। तो बाकी लोगों को सुल्तान पद के लिए मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं हुई थी। नंबर 14, सल्तनत काल में गज सेना के लिए हाथी मुख्य रूप से कहां से मंगाए जाते थे? अरब और सिंध से, दक्षिण भारत से, बंगाल से, मध्य भारत से। तो चूंकि हाथी मंगाने की बात है तो अरब और सिंध से ये नहीं होता था, दक्षिण भारत से भी नहीं, मध्य भारत से भी नहीं। इसका सही उत्तर है सी, बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या था? सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत क्या था? सबसे पहले ऑप्शन देखिए हम लोग, प्रांतपतियों की सेना। जानकारी भी हासिल कर ले कि प्रांतपतियों की सेना को हस्म ए अतरफ कहा जाता था। अतरफ प्रांत के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द भी है। बी में है सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। सुल्तान के अंगरक्षकों के प्रधान को सर ए जहांदार कहा जाता था, जबकि वित्त विभाग दीवाने वजारत होता था। इसलिए जो 3 एलिमिनेट हो गए। चौथा आंसर जो है वो है मंत्री परिषद, जो 15 नंबर सवाल का सही उत्तर है, और बाकी के विषय में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। नंबर 16, सल्तनत काल में अधिकांश सुल्तान एवं अमीर किस वर्ग या जाति के थे? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होगा, ठीक है। और इसका सही उत्तर हम सीधे बताएं कि सही उत्तर है बी, तुर्क। तुर्क जाति के थे अधिकांश सुल्तान और अमीर। नंबर 17, कौन सी घटना गयासुद्दीन बलबन के शासन काल का नहीं है? खोखरों का आतंक, तुगरिल खां का विद्रोह, कुबाचा की पराजय, और डी, मेवातियों का विद्रोह। सही उत्तर आपको पहले वाले क्वेश्चन में ही मिल चुका है, कुबाचा की पराजय, क्योंकि कुबाचा को हराने वाला आपके इल्तुतमिश था। तो इसका आंसर तो आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही मिल गया था। तो आंसर सही है सी। अब देखिए 18 नंबर, सल्तनत कालीन सिक्कों टंका, शसगानी एवं जित्तल का निर्माण क्रमशः किन धातुओं से हुआ था? टंका और जित्तल तो कॉमन है, क्योंकि ये सल्तनत कालीन मौद्रिक व्यवस्था के आधार रहे हैं। तो टंका और जित्तल के विषय में निश्चित तौर पे आपको जानकारी होगी। तो वो दोनों अगर सही है तो बीच वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है टंका, चूंकि चांदी का बनता था। जित्तल तांबा का बनता था, तो चांदी और तांबा के बीच में चांदी ही आ रहा है। तो इसका सही उत्तर है बी, चांदी, चांदी और तांबा। नंबर 19, किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? यह क्वेश्चन भी आसान है। किस सुल्तान ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी और खिज्र खां। सही उत्तर है इसका इल्तुतमिश। नंबर 20, मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा जाने वाला अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। चारों अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों का यहां पर नाम है, उलुग खां, नुसरत खां, अलफ खां और जफर खां। और यहां आपको बता दें कि
जो मंगोलों से संघर्ष करते हुए मारा गया था वो था जफर खां। जब अलाउद्दीन खिलजी के समय में तीसरी बार मंगोलों का आक्रमण हुआ था तो जफर खां सामना करता हुआ मारा गया था। और जफर खां मंगोलों के लिए भय का कारण था, क्योंकि मंगोलों के घोड़े जब पानी नहीं पीते थे तो वो लोग कहते थे कि इसने लगता है जफर खां को देख लिया है। तो इसका उत्तर है जफर खां। नंबर 21, विजयनगर साम्राज्य में मेला ग्राम क्या था? ऑप्शन आप देखें, वह गांव जहां नवरात्रि का मेला लगता था, वह गांव जहां नायकों की सभा होती थी, 50 गांवों का समूह होता था, या डी वह गांव जहां राजा का राज्याभिषेक होता था। इसमें बाकी बातें बनाई हुई हैं ऑप्शन में। सही उत्तर है इसका सी, 50 गांवों का समूह मेला ग्राम कहलाता था। नंबर 22, इतिहासकारों ने किस सुल्तान के शासनकाल के संदर्भ में कहा कि मध्यकालीन भारत के संपूर्ण इतिहास में यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा युग था? इसको भी सामान्य जानकारी के आधार पर ही, इतिहास के सामान्य जानकारी पर भी सही किया जा सकता है। रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और मुबारक शाह। इसका सही उत्तर है सी, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने जो काम किए थे उससे उसकी लोकप्रियता तो बढ़ गई थी, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था और अल्टीमेटली तुगलक काल का पतन का कारण भी फिरोज शाह तुगलक ही साबित हुआ। तो आंसर है इसका सी, फिरोज शाह तुगलक। नंबर 23, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला भारतीय मुसलमान कौन था? शिहाबुद्दीन उमर, गाजी मलिक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। उम्मीद है आपको इसका उत्तर पता होगा। चलिए, इसका सही उत्तर है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये मूलतः बरादू नामक एक लड़ाकू जनजाति से संबंधित हिंदू था, लेकिन बाद में इसने इस्लाम कबूल लिया और हसन नाम रखा था। और जब उसने सत्ता संभाली तब उसने नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सत्ता संभाली। तो ये न सिर्फ पहला बल्कि दिल्ली सल्तनत में एकमात्र पहला भारतीय मुसलमान सुल्तान था। एक ही सुल्तान था जो कि भारतीय मुसलमान था, एडॉप्टेड था। 24, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों के वेतन वृद्धि के बदले मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई। यह बात बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखा था। इतिहासकार फरिश्ता बताते हैं कि 4,75,000 की विशाल अश्वसेना थी। इतने विशाल सैनिकों को वेतन बढ़ा करके राजकोष से संभव नहीं था, इसलिए उसने मूल्य नियंत्रण की नीति अपनाई ताकि सैनिकों को सहूलियत मिल सके। बी, इस नीति की योजना की जानकारी बर्नी की पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। यह भी सही है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि किस पुस्तक से उसके बाजार नियंत्रण नीति की जानकारी मिलती है, तो तारीख ए फिरोज शाही। सी ऑप्शन को देखें, बाजार नियंत्रण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट हमीदुद्दीन की पुस्तक खैर उल मजलिस पर आधारित है। यह भी सही है। तो यहां पर आपको एक इंफॉर्मेशन सी के तौर पर भी मिल रहा है कि खैर उल मजलिस के लेखक कौन है, या खैर उल मजलिस जो है इससे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कुछ ग्रहण किया, तो बाजार नियंत्रण का कॉन्सेप्ट या अवधारणा। डी को देखें, बाजार नियंत्रण में सराय अदल अनाजों की मंडी थी। अनाज की मंडी को शहनाए मंडी कहा जाता था और वस्त्र का जो बाजार था उसको सराय अदल कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है डी, बलबन। 25 नंबर क्वेश्चन, बलबन ने किसे खाने शहीद की उपाधि दी थी? बुगरा खां जो उसका पुत्र था, शाहजादा मुहम्मद, मुकद्दिर और शेर खां। इसका सही उत्तर पहले जान ले। इसका सही उत्तर है शाहजादा मुहम्मद, जो कि मंगोल नेता तिमूर खां से 1285 में लड़ता हुआ मारा गया था। इसी कारण से उसको खाने शहीद की उपाधि दी गई। बुगरा खां को बंगाल में उसने प्रशासन सौंपा था और शेर खां को बलबन ने जहर देकर के मरवा दिया था। थोड़ा सा जान लेते हैं मुकद्दिर के विषय में। बलबन के समय में एकमात्र विद्रोह जो होता है वो तुगरिल खां के द्वारा किया जाता है।
तुगरिल खां ने मुगीसुद्दीन की उपाधि धारण करके और वहां पर खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। बलबन ने तुगरिल खां की हत्या करने वाले मुकद्दिर को तुगरिल कुस, मतलब कि तुगरिल की हत्या करने वाला, की उपाधि दी। तो मुकद्दिर वह व्यक्ति है जो कि बलबन के समय में हुए एकमात्र विद्रोह जो तुगरिल खां के द्वारा किया गया था, उसको मारने का काम किया था। तो ये 25 क्वेश्चन। अगला 25 क्वेश्चन फिर आपको मध्यकालीन भारत से अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए 100 क्वेश्चन का मध्यकालीन भारत का एक सेट आएगा। आप देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए।